हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। एंड कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे और साथ ही साथ इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स और मैंने आप लोगों के लिए एक फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसकी मैंने ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी है, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है चैनल पे, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हो और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वहां से जाकर के आप अपने कम टाइम में पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये मैं न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रखिए, मैं 11th क्लास में जब लूंगी तो उस टाइम पर मैं आप लोगों के वो चैप्टर्स के वो टॉपिक्स भी कवर करूंगी एनसीईआरटी हाइलाइट्स पे जो आपके नीट एग्जाम के। तो बेसिकली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बन रही है। बहुत पुरानी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इसलिए मैंने इनको अभी स्टार्ट किया है ताकि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द सारे चैप्टर्स की हाइलाइट्स प्रोवाइड कर सकूं। एंड जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक भी नहीं किया है वीडियोस को, तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास में आने वाली है पूरी एनसीईआरटी हाइलाइट्स और वो भी बहुत कम टाइम में। तो इतनी मेहनत के बाद में सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो आप लोगों को जरूर से इन्हें अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि अब भाई न्यू एनसीईआरटी की हाईलाइट भी यूट्यूब पर इजिली अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नीट एग्जाम के लिए एक अच्छा फेवरेट चैप्टर में से आता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा घुमा करके हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, हर एक डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आप लोगों को इसे पढ़ने का, क्योंकि अगर आप इसे फास्ट फॉरवर्ड या जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के देखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए अगर आपको ऐसे देखना है तो आप मत देखिए, अदरवाइज आप इसको पूरा अच्छे से वॉच करिए, तब आप लोगों को एनसीईआरटी में अपने हर एक चीज को नोट करते जाएंगे। तो जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आप लोगों का टाइम आधा भी नहीं लगेगा उसको रिवाइज करने के लिए। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि किस ईयर में कहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, अच्छा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। पहले एक मैं आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसके बाद में आपको प्री फर्टिलाइजेशन सारी चीजें बताई जाएंगी, फिर फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका सारा चाइल्ड बर्थ एंड एवरीथिंग सारी आ जाएगी, सारे टॉपिक एक एक करके आ जाएंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में आपका ये द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझेंगे, बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी और अपनी पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, वहीं पे उसको नोट करते जाइए, पूरी बुक को, पूरे चैप्टर को आज उसको लिख करके फिल कर दीजिए। फर्स्ट लाइन से, as you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. The reproductive events in human include formation of gametes, gametogenesis, that is sperms in males and ovum in females, transfer of sperms into the female genital tract, insemination and fusion of male and female gametes. देखो आपका ह्यूमंस जो है वो सारे आपके क्या है, विविपेरस है, यानी कि ये संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपके विविपेरस हो गया। इसके बाद में जो आपका रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कह रहा है, उसमें आपके आ जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन, एंड देन आफ्टर आपका आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो ये तीनों इवेंट्स हम अच्छी तरह से इसमें समझेंगे। अब इसे प्री वाले में आप लोगों के क्या आ जाएगा, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी आपकी इन द केस ऑफ मेल, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड oogenesis हो जाएगी आपकी इन द केस ऑफ फीमेल। ठीक, ये दोनों बहुत ही अलग तरीके से होते हैं, तो इसलिए इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। एंड देन आफ्टर आपको बता रहा है कि स्पर्म्स इनटू द फीमेल एंड जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म्स का यानी कि सीमेन का ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जिसको कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके बाद में क्या बन जाएगा, हमारा जाइगोट बन जाएगा। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल में होती है बेटा, वो कब होती है, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले होती है, प्यूबर्टी के बाद होती है। तो मेल के केस में बेटा प्यूबर्टी के बाद में होती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन आपका जो होगा वो आफ्टर द प्यूबर्टी होगा। यहां पे दिया भी हुआ है, this is followed by the formation of development of blastocyst and its attachment to the uterine wall implantation। ये थोड़ा सा यहाँ पे जाइगोट के बाद में दे दिया गया है। जाइगोट जो बन जाता है उसके बाद में क्या होगा, उसमें फर्दर डिवीजन आते जाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। फिर उस ब्लास्टोसिस्ट का यानी कि 8 सेल्ड स्टेज में ये क्या होता है, ब्लास्टोला होता है इन द केस ऑफ
ह्यूमंस, एंड इसका अटैचमेंट होगा यूट्राइन वॉल में, यानी कि इसका इम्प्लांटेशन, जब ब्लास्टोसिस्ट वहां पे अटैच हो जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इस इम्प्लांटेशन में आपको कितना टाइम लगता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, दैट इज 7 डेज में होता है। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है यूट्रस में, अगर वो इम्प्लांट हो रहा है तो ये चीज होने में आप लोगों का 7 डेज का टाइम लगेगा, उसके बाद ही आपका यूट्रस में वो अवेलेबल होगा। देन आफ्टर आपका आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका जेस्टेशन पीरियड है ह्यूमंस में कितने टाइम का होता है जेस्टेशन पीरियड बेटा, ये होता है हमारा 9 मंथ्स का। और आपके एनसीईआरटी में पूछा भी गया है कि डॉग का केस में क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, इन द केस ऑफ डॉग आपका जेस्टेशन पीरियड होता है 60 to 65 डेज के अप्रॉक्स, एंड इन द केस ऑफ कैट भी उन्होंने पूछा है तो दैट इज 50 to 55 डेज के अप्रॉक्स होता है। ये इन्होंने आपसे पूछा है, बताया नहीं है। You have learned that these reproductive events occur after puberty। देखो यहाँ पे आया, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाए, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाए, तो उस स्टेज को कहा जाता है प्यूबर्टी। तो मेल में भी प्यूबर्टी आती है, जिसके बाद में क्या होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। लेकिन इन द केस ऑफ फीमेल आपकी जो oogenesis है वो स्टार्ट हो चुकी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, उसके बाद वो अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 में, एंड देन आफ्टर उसकी जो बाकी चीजें हैं वो कंप्लीट होती हैं आपकी प्यूबर्टी के बाद में। तो मेल के केस में बिल्कुल अलग है, फीमेल के केस में ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे लिख दे रही हूं कि इसका मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। ये सब चीजें आप लिखते जाइए वहीं पे ब्लॉग बना के। There are remarkable differences between the reproductive events in the case of male and in the case of female. For example, sperm formation continues even in the old man, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. देखिए यहाँ पे ये कह रहा है जो आपका मेल है और फीमेल है, इन दोनों के केस में अलग अलग होता है। जबकि मेल के केस की अगर हम बात करते हैं तो वो ओल्ड एज में भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन स्टिल क्या होता है, मेल इनफर्टाइल हो जाते हैं। क्यों इनफर्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ओल्ड एज में आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है, यानी कि स्पर्म्स जो है फॉर्मेशन तो हो रहा होता है लेकिन स्पर्म काउंट जो है वो लो हो जाता है, इसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। एंड इन द केस ऑफ फीमेल बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस, इन द केस ऑफ फीमेल यहाँ पे क्या एज दे रखी हुई है 50 to 55 ईयर्स के अप्रॉक्स आपका इन द केस ऑफ फीमेल मेनोपॉज हो जाता है। यानी कि प्यूबर्टी में जो फर्स्ट आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको कहते हैं मेनार्क, एंड जो आपका लास्ट होती है यहाँ से आपका बंद हो जाता है उसको कहा जाता है मेनोपॉज। एंड मेनोपॉज की जो एज दे रखी है आपको, दैट इज इन द केस 50 to 55 ईयर्स, यानी कि इसके बाद में ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो नो फर्टिलाइजेशन। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आई होप कि आपने नोट कर ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। क्या कह रहा है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। अच्छा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ। मेल जो पेल्विस रीजन आपको कह रहा है, यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी पेल्विक बोन्स के बीच में। पेल्विक बोन आपकी कितनी प्रेजेंट होती है बेटा, ये होती है 2 इन नंबर में, यानी कि एक पेल्विक बोन ये, एक पेल्विक बोन ये, इनके बीच में आपका पूरा प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये पेल्विक बोन जो है ना, ये आगे से जो ज्वाइंट होती है, ये ज्वाइंट होती है आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू, एंड इसके बीच में ही आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सिक्योर होता है। पेल्विक बोन को हम अदर नेम से भी जानते हैं, एक हो गया आपका कॉक्सल बोन, एंड इसको हिप बोन भी कहा जाता है। तो ये कुछ अलग नेम है जो पेल्विक बोन के होते हैं, एंड इनका नंबर जो होता है वो होता है 2। अब आगे इसमें पढ़ते हैं, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना पेल्विस रीजन में, एंड इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि टेस्टिस कितनी है हमारे पास में, पेयर कह रहे हैं ना, तो 2 टेस्टिस along with accessory duct, सारी accessory ducts इसमें प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में बेटा आपका क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, यानी कि बॉडी के बाहर जो जेनाइटल ऑर्गन प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका पीनिस। सो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। जो टेस्टिस है आपकी वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये एब्डोमिनल कैविटी में कब शिफ्ट होते हैं, यानी कि स्क्रोटम में ये कब शिफ्ट होते हैं, तो ये 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है बेटा, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये वहीं पे एरो बना करके आप लोग नोट कर लीजिए।
इस टाइम पे ऐसा क्या होता है जो इनको शिफ्ट कर देता है? इस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो जाते हैं। इन केस अगर ये नहीं शिफ्ट होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोरकाइडिज्म। ये टर्म आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है, ये क्यों शिफ्ट हो रहे हैं स्क्रोटम में? तो द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इतने टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, उसको होने के लिए चाहिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना है, इस लाइन से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2 to 2.5 लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। इन एडल्ट्स टेस्टिस इज ओवल इन शेप होती है, ठीक है। लेंथ हो गई आपकी 4 to 5 सेंटीमीटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड अ विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो है वो एक डेंस कवरिंग के थ्रू कवर होती है। ये कवरिंग होती है हमारी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद कह रहा है ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ पे हमारे पास में एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट कह रहा है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड यानी कि 2 टेस्टिस हो गई हमारे पास में, तो कितने कंपार्टमेंट्स हो गए, यानी कि 500 कंपार्टमेंट्स, यानी कि 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ मेल। अब इसका डायग्राम पे चलते हैं आगे। इसके दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है डायग्राम, एंड इसके जो बाद वाला डायग्राम है ये वाला, ये डायग्राम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम वाला डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका यूरेटर एंड दिस इज द सेमिनल वेसाइकल, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। देन आफ्टर आपका ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द वास डिफरेंस। इसका जो दूसरा डायग्राम है ना उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये हो गया आपका वास डिफरेंस, एंड देन आफ्टर ये हो गई आपके जो पिंक कलर से दिखा रहा है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया पीनिस। पीनिस को आप कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक। फिर आपका हो गया ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है आपका सिंगल पाया जाता है, एंड ये हो गया आपका ग्लांस पेनिस एंड फोरस्किन। फोरस्किन को कहा जाता है प्रिप्यूक भी कहा जाता है, एंड जो रिमूवल ऑफ फोरस्किन होता है उसको कहा जाता है सर्कमसीजन। This process is known as the circumcision, the removal of foreskin, and this is the testis जो आपके स्क्रोटम में प्रेजेंट है यहाँ पर। एंड हमारे पास में 2 टेस्टिस होती है, हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये आपकी प्रेजेंट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड दिस इज द एनस रेक्टम, एंड दिस इज द एजैकुलेटरी डक्ट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को और चीजें क्लियर होंगी, जो हमने डायग्राम में पढ़ी वो सारी है या नहीं। इसको समझिए, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि आपके पास में ये हो गई टेस्टिस, ठीक। टेस्टिस में आपके क्या प्रेजेंट है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड हर एक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट है आपकी 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंडक्ट होगी, क्योंकि वहां पर पाई जाती हैं 2 टाइप की सेल। एक आपकी प्रेजेंट होती है मेल जर्म सेल्स, जो आगे चल करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, एंड दूसरी होती है आपकी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by the 2 types of cells called the male germ cells, spermatogonia भी जिनको कहते हैं, another name भी लिख लेते हैं यहीं पे, that is spermatogonia। एंड जो दूसरी सेल्स होती हैं दैट इज द सर्टोली सेल्स, फिगर 2.2 अभी दिखाती हूँ। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, व्हाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। देखो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है बेटा। ये आपकी हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें ये आपकी हो गई मेल जर्म सेल्स जो कि पेरिफेरी के साइड में प्रेजेंट होती है, एंड ये जो सेल्स आपको कौन शेप दिख रही है, ये होती है आपकी सर्टोली सेल्स, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली, एंड ये हो गई आपकी मेल जर्म सेल्स, ठीक। The male germ cells undergo meiotic division.
फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। यानी कि ये मेल जर्म सेल्स जो है ये आपका स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी एंड जो सर्टोली सेल्स हैं ये आपको प्रोवाइड करेंगी स्पर्म्स को न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। The regions outside the seminiferous tubules called the interstitial space contain small blood vessels and interstitial cells or the Leydig cells। अच्छा, ये जो cells है ये तो हो गया आपका seminiferous tubule, इनके बाहर का जो space है that space is known as the interstitial space। और interstitial space में क्या present होंगी? interstitial cells present होंगी, जिनको interstitial cells भी कहते हैं और इनको एक और नाम से जानते हैं that is the Leydig cells। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहां से कई बार क्वेश्चंस आया है। सर्टोली सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी लेडिक सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार हर बार घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फिर उसके बाद आता है लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड द एंड्रोजेंस। अब जो लेडिक सेल्स है वो आपका क्या करती है? सिंथेसिस करती है एंड्रोजेंस की। एंड्रोजेंस में भी किसकी सिंथेसिस ये करती है? मेनली ये सिंथेसाइज करती है, अभी मैं इसका आपको चार्ट भी बना के दिखा दूंगी, टेस्टोस्टेरॉन की। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इस लाइन का क्या मतलब है? अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहां पे दूसरी भी कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो कौन सी होती हैं बेटा? वो होती हैं कई सारी WBCs, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म भी यहां पर प्रेजेंट है। अब इस वाले डायग्राम को समझते हैं और इसमें हम सारी चीजें लिख लेंगे कि कौन कितने नंबर पे प्रेजेंट होता है और स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो कहां से किसके बाद में कहां पर पहुंचता है। तो शुरू करते हैं हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल से। टेस्टिकुलर लोब्यूल एक टेस्टिस में कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ईच लोब्यूल में कितनी आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं? 1 2 3, दैट इज 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती है, जिसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट है? मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है एंड सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। सर्टोली सेल्स क्या होती है? ये नर्सिंग सेल्स होती हैं एंड आपकी जो मेल जर्म सेल्स है वो मेनली आपके स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। सर्टोली सेल्स क्या होती है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इतना हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद में यहां से बनने के बाद में ये पहुंचेगा कहां? रेटेटेस्टिस के पास में। तो रेटेटेस्टिस आपका यानी कि फर्स्ट नंबर मैंने इसमें मेंशन किया। उसके बाद में आपका ये पहुंचेगा वासा एफ्रेंशिया में, यानी कि सेकंड नंबर पे वासा एफ्रेंशिया होता है। और कितना नंबर इनका प्रेजेंट होता है ईच टेस्टिस में? 10 से 12 के अप्रोक्सीमेटली होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे ये प्रेजेंट होता है एपिडिडाइडमिस में। ये पेयर्ड होती है बेटा एंड कॉइल्ड होती हैं, यानी कि ये कॉइल्ड बहुत ज्यादा कॉइलिंग में प्रेजेंट होती है, ठीक, क्योंकि इसके ही दौरान पूरा स्पर्म का जो मैचुरेशन प्रोसेस हो रही होती है वो इसी में हो रही होती है। सो इसीलिए इसको हम लॉन्गेस्ट भी लिखेंगे। दिख तो आप लोगों को वास्ट डिफरेंस रहा होगा लॉन्गेस्ट, लेकिन ये आपकी एपिडिडाइडमिस जो है ये कॉइल्ड होती है एंड जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये आपकी लॉन्गेस्ट होती है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है आपका वास्ट डिफरेंस। एक प्रोसेस होती है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ। इससे वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, इसको यहाँ पे नोट लगा दिया जाता है, यहाँ पे नोट लगा दिया जाता है। सो यानी कि स्पर्म बन तो रहे लेकिन वो यहाँ से नहीं पहुंच पाएंगे। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है वैसेक्टोमी। इसको अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर आपका आ जाता है यूरेटर एंड ये जो पोर्शन है आपका देखिए ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है बेटा ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी पास आउट होता है और साथ ही साथ में सीमेन भी जाता है। तो यानी कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट एक ही होती है नंबर में। एंड ये आपकी दूसरी टेस्टिस होगी। दिस इज द फोर स्किन, इसको मैंने आप लोगों को बताया था प्रिप्यूक भी कहते हैं एंड रिमूवल ऑफ प्रिप्यूक इज नोन एज द सर्कमसिजन। एंड दिस इज द ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ये जो आपका है टिश्यूज यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो कि हेल्प करते हैं इरेक्शन की प्रोसेस में, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो यही टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके इजैकुलेशन में, हेल्प्स इन इजैकुलेशन। इसको वहीं पे ही डायग्राम में लिख लीजिए ताकि आप लोग जब रिवाइज करें तो आप लोगों को ईजी रहे। हेल्प्स इन इजैकुलेशन, करेक्ट। अब इसके बाद में हम सारी ग्लैंड्स देख लेते हैं। पहली है जो हमारी होती है सेमिनल वेसिकल, ये होती है बेटा पेयर्ड होती है, यानी कि नंबर में 2 प्रेजेंट होती है एंड इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है सीमेन फॉर्मेशन में, ठीक है। सो दैट इज हैविंग द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन सीमेन फॉर्मेशन। एंड इसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी अनपेयर्ड होती है यानी कि सिंगल होती है। एंड इसके अलावा आपकी जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है यानी कॉपर्स ग्लैंड, तो ये हमारी ये भी पेयर्ड होती है, करेक्ट।
एंड ये भी सीमेन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। एक चीज रह गई आपकी, वास डिफरेंस जो है बेटा, वास डिफरेंस में ही आपके स्पर्म्स की स्टोरेज करा जा सकता है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, यानी कि वास डिफरेंस में ही स्टोर स्पर्म्स फॉर 3 मंथ्स। करेक्ट। सो ये डायग्राम आपका पूरा हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर दिया हुआ है, ये सबको क्लियर होगा। तो आई होप कि अगर आप लोग इस डायग्राम को पूरा अच्छी तरह से समझ लिए ना, तो अभी जो नेक्स्ट पैरा मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट्स हमारे पास में कौन कौन सी है, रेटे टेस्टिस हो गया, वासा एफ्रेंशिया हो गया, एपिडिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस, सारे हमने देख लिए इससे पहले। The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through the rete testis। ठीक, मैंने आपको बताया था ना seminiferous tubule है, और उसके बाद में फिर क्या हमारा वो कहाँ पे जा रहा था, रेटे टेस्टिस फर्स्ट नंबर पे था, फिर उसके बाद में वो वासा एफ्रेंशिया जो कि हमारे 10 से 12 नंबर तक प्रेजेंट है, वहां पे पहुंचा। एंड देन आफ्टर द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइडमिस लोकेटेड along the posterior surface of each testis। ठीक, इसके posterior surface पे प्रेजेंट होती है, that is the epididymiस। अभी पहले डायग्राम में देखा था हमने, the epididymis leads to the vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। यहाँ पे उसके बाद में कहाँ पे जा रही है, vas deferens, जहाँ पे मैंने आपको वेसेक्टोमी बताई थी। एंड फिर उसके बाद में it receives a duct from seminal vesicle and opens into the urethra as the ejaculatory duct। ejaculatory duct आपको डायग्राम में नहीं दिखाई गई है, वहां लिखी नहीं है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through the urethra। urethra को मैंने क्या बताया था आपका, urinogenital tract, and the urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called the urethral meatus। जो आपकी ओपनिंग होती है पेनिस की, जहां से इजैकुलेशन होता है, उसको कहा जाता है यूरेथ्रल मेटस। वो डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ कहां पर आपकी इजैकुलेटरी डक्ट होती है, ये होती है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट। एंड ये भी आपकी क्या होती हैं, 2 होती हैं, यानी कि पेयर्ड होती है। यहीं से आने के बाद में ये देखिए किधर से आ रही है, किधर से आ रही है, उसके बाद में ही ये यूरेथ्रा में अटैच होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम में हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये सेक्शनल व्यू दिया हुआ है आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। यहाँ पे ये देखो, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज हैविंग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। बुक में देखोगे तो आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा। स्पर्मेटोजोआ होते हैं, एंड ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। एंड अभी कैसे बनेंगे, जब हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे ना, तब समझ में आएगा। एंड ये स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, ये आपकी 2n होती है बेटा। ये इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, जिनका अनदर नेम क्या बताया था मैंने आपको, लेडिक सेल्स। एंड ये बेसिकली किसका सेक्रेशन करती हैं, एंड्रोजन का। एंड एंड्रोजन को में भी कौन सा ये करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, अब इसके बाद में आती है आपकी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल भी कहते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स। एंड एक और नेम होता है इसका, सस्टेंटिकुलर सेल्स। एंड इनका जो काम होता है बेटा, ये क्या काम होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। एंड इसके साथ साथ ये 3 चीजें रिलीज करती हैं। क्या क्या रिलीज करती हैं सर्टोली सेल्स, एक होता है आपका AMF। AMF क्या होता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंड इसके साथ साथ ये इनहिबिन भी रिलीज करती हैं। एंड इसके साथ में ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज करती हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, ABP। ठीक है, तो याद रखेंगे ना, एक हो गया AMF, दूसरा हो गया इनहिबिन, और तीसरा हो गया हमारा ABP यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। तो इस डायग्राम में इतना ही सब कुछ इंपॉर्टेंट था, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बताया था आपको, पेनिस आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जिसे हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। बताया था ना, ये इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है। एंड द enlarged end of penis called the glans penis। जो enlarged end होता है पेनिस का, उसको कहा जाता है glans penis। and that is covered by the loose fold called the foreskin, जिसका another name क्या है, प्रिप्यूग भी कहते हैं। The male accessory glands include a pair of, इस लाइन को अच्छे से समझिए, यहाँ पे नंबर अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। paired seminal vesicle, यानी कि कितनी है सेमिनल वेसाइकल, 2 है।
अब प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कितनी है? 1 है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी है? 1 है। सेमिनल वेसाइकल आपकी कितनी है? 2 है। एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो भी कितनी है? 2 है बेटा। एक लाइन में इन्होंने पूरा समझा दिया है। Secretions of these glands constitute the seminal plasma। अब ये जो सेमिनल प्लाज्मा है इसमें क्या क्या मेनली प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होंगे आपके सेमिनल प्लाज्मा में मेनली कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। एंजाइम्स भी जरूरी है ना, क्योंकि ओवम में वहां पे आपको वॉल भी ब्रेक करनी होती है, तो उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। इसमें एनर्जी के लिए भी प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। और साथ ही साथ में क्या प्रेजेंट है आपका? कैल्शियम। जो चीजें मैं आपको यहाँ लिखा दे रही हूँ वही वहां पे प्रेजेंट है। The secretions of bulbourethral glands also helps in the lubrication of the penis. This is very important line here. ये पूरा जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इससे कई बार क्वेश्चंस आया ही आया है। अगर ग्लैंड पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो यहीं से आता है कि कौन सा सेक्रेशन होता है, क्या फंक्शन होता है, लुब्रिकेशन कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन शायद 2017 में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये आपका लास्ट लाइन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। bulbourethral gland also helps in the lubrication of the penis। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मेल वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब जो मूव करेंगे वो फीमेल वाले पार्ट में करते हैं। अब शुरू करते हैं हम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइन ध्यान से समझिएगा, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। कितनी है? पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, यानी कि ओविडक्ट्स कितने हैं? 2 हैं। एक ही लाइन में मेंशन कर दिया है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इनके आगे कोई पेयर कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, यानी कि कितने होते हैं? सिंगल, यानी कि 1 ओनली प्रेजेंट होते हैं। एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के आपके अभी डायग्राम है, मैं उसके 4 पार्ट्स दिखाऊंगी आपको। इसको प्यूडेंडम भी कहा जाता है, प्यूडेंडम। ठीक, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पेल्विक रीजन। अच्छा, मेल और फीमेल के पेल्विक रीजन में कुछ डिफरेंस होता है। मेल का पेल्विक रीजन जो होता है वो स्मॉल होता है थोड़ा साइज में कंपेयर टू द फीमेल। मेल में जो हिप बोन्स होती हैं वो बड़ी होती है क्योंकि उन्हें आगे चल करके प्रेगनेंसी के लिए भी सपोर्ट करना होता है, तो इसलिए उनका जो पेल्विक रीजन होता है इज लार्जर देन द मेल पेल्विक रीजन। These parts of the system along with a pair of the mammary glands present होती हैं। ये बेटा आपकी मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। सूडोनिफेरस ग्लैंड्स जो होती हैं मॉडिफाइड वन होती हैं। एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की प्रोसेस यहाँ पे मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जब तक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होगा तब तक आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो गया। देन आफ्टर प्रेगनेंसी हो गई आपका, ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी? 9 मंथ्स की होती है। देन आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ को भी हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्यूरिशन, दैट इज नोन एज पार्ट्यूरिशन। एंड चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर में यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे उसका लैक्टेशन से मतलब है, लैक्टेटिंग मदर यानी कि। ठीक है, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। ओवरीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक तो गैमीट्स भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं, साथ ही साथ में ये रिलीज कर रही होती है मेन हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में कौन कौन से होते हैं हमारे? एक हो गया एस्ट्रोजन, दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे मैं इसके हॉर्मोन्स लिख देती हूँ आपके। एक हो गया एस्ट्रोजन एंड दूसरा हार्मोन हो गया प्रोजेस्टेरॉन। इन सबको आप बिल्कुल एनसीईआरटी में पूरा छापते जाइए ताकि आप लोग जब रिवाइज करेंगे ना तो आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी। अगली लाइन क्या कह रहा है? एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट इज ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, अभी डायग्राम देखते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड इज कनेक्टेड इन द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, जो ओवरी है उसको फिक्स भी तो रखना है, नहीं तो वो इधर उधर मूव करेगी। तो उसको फिक्स रखने के लिए वहां पे बहुत सारे, अगर ये ओवरी है तो ये आपके फिंगर्स क्या दिखा रही है? ये लिगामेंट्स है जो उसको उसकी पोजीशन पे फिक्स रख रही हैं। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Ovarian stroma बेटा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स एंड दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज द इनर मेड्यूला।
एक हो गया आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट हो गया इनर मेड्यूला। आउटर पार्ट जो होता है, आउटर कॉर्टेक्स जो होता है, ये आपका कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल, कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक। एंड जो इनर मेड्यूला होता है वहां पे आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वहां पे आपकी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड इसके साथ में वहां पे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे ओवेरियन स्ट्रोमा से क्या मतलब है, दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज हैविंग द टू पार्ट्स, आउटर कॉर्टेक्स जहां पे आपका प्रेजेंट होगा ओवेरियन फॉलिकल, एंड जो दूसरा है इनर मेड्यूला, वहां पे आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी एंड नर्व्स प्रेजेंट होंगी, यानी नर्व सेल्स प्रेजेंट होगी। The stroma is divided into the two zone, a peripheral cortex and an inner medulla। यही चीज वहां पे बताई गई जो मैंने आप लोगों को इलेबोरेट कर दी। आगे बढ़े, चलिए अब इस वाले डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये जो पोर्शन आपको दे रखा है, मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी, क्लाइटोरिस, लैबियम माइनोरा, लैबियम मेजोरा, वेजाइनल ऑरिफिस, ये सारा पोर्शन आता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में। तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, इसको क्या और नाम दिया गया है, दैट इज द प्यूडेंडम, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लाइटोरिस, एक एक को अच्छी तरह से समझते हैं। क्लाइटोरिस जो होता है बेटा, जैसे कि आपके इरेक्टाइल टिश्यूज आपके पेनिस में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है, ठीक। तो इट कंटेन्स द इरेक्टाइल टिश्यूज। एंड इसके बाद आता है आपका लैबियम माइनोरा। तो लैबियम माइनोरा इट कवर्स द वेजाइनल ऑरिफिस, जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है ना उसको ये कवर करता है। एंड लैबियम मेजोरा क्या होता है, ये फैटी कुशन होते हैं और ये इनक्लोज करता है लैबियम माइनोरा को, ठीक। वेजाइनल ऑरिफिस से यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे इससे मतलब है हाइमन से। हाइमन को जनरली कंसीडर किया जाता है कि वर्जिनिटी के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। हाइमन जो रप्चर होता है उसके रप्चर होने के मैनी रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू द हॉर्स राइडिंग, बहुत ज्यादा अगर स्पोर्टी पर्सन है तो उस केस में भी हाइमन रप्चर हो जाता है। तो सो वी कैन नॉट कंसीडर हाइमन रप्चरिंग अंडर द केस ऑफ वर्जिनिटी, करेक्ट। एंड देन आफ्टर आपका आता है यूरेथ्रा। देन आफ्टर आपका ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां पर आपकी पेल्विक बोन्स जो है वो ज्वाइन होती हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर आपका ये यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूट्रस। अच्छा, ये पोर्शन जो है, जो आप पोर्शन आपका यूट्रस और ये वाला पोर्शन, ये आपका पूरा होता है सर्विक, एंड दिस कैनाल इज नोन एज द सर्वाइकल कैनाल। एंड वजाइना, वजाइना जो है बेटा ये एक्ट करती है एज अ पैसेज फॉर द वजाइनल ब्लीडिंग। जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन में, उसके लिए ये एज अ पैसेज एक्ट करती है। एंड ये सर्विक्स के साथ मिल करके बर्थ कैनाल भी बनाती है, यानी कि ये आपकी बनाती है बर्थ कैनाल। देन आफ्टर एनस, सो ये कंप्लीट हो गया आपका डायग्राम। इसका नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं, वहां पे और सारी चीजें क्लियर होंगी। अब चलो देखते हैं ये वाला डायग्राम देखते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम समझते हैं। तो थ्योरी वाला पोर्शन जो है ना वो मैं अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पोर्शन आपको बीच में दिख रहा है ना बेटा जी, दैट पोर्शन इज नोन एज द यूट्रस। यूट्रस का अनदर नेम होता है वर्म भी कहते हैं, और इसको साथ ही साथ में कहते हैं हिस्टेरा। हिस्टेरेक्टोमी आपने सुनी होगी। तो हिस्टेरेक्टोमी वो प्रोसेस होती है जिसमें यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज द हिस्टेरेक्टोमी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये आपकी ओवरी है। ये ओवरी आपकी क्या है, लिगामेंट से फिक्स्ड है। ये ओवरी, दो ओवरी प्रेजेंट होती है, एक मंथ एक ओवरी वर्क करती है, दूसरी जो होती है वो दूसरे मंथ वर्क करती है। तो बिल्कुल साइमल्टेनियसली आराम से काम करती है। यहाँ पे आपका जब ओवर रिलीज होता है तो ये आपको दिख रहा है ना फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग ओविडक्ट के नेम से भी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब, इसके अलग अलग पार्ट है, एक हो गया इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड ये हो गया एस्थमस रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इनफंडिबुलम है उससे पहले आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। जैसे ही ओवर रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी में, वहां से ये उसको क्या करते हैं, पिक करते हैं। पिक करने के बाद में इसके अंदर जाने के लिए एक होल होता है, दैट होल इज नोन एज द ऑस्टिया। ये प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे दिखाया है। एंड उसके ऊपर आपका रीजन जो है दैट इज द एम्पुलरी रीजन, या फिर एम्पुला भी इसको कहते हैं। एंड दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एज पर द न्यू एनसीईआरटी। जो न्यू एनसीईआरटी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, यानी कि एम्पुलरी रीजन, यहाँ पर आपका जो एम्पुला है वहां पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इसके बाद में हो गया आपका इस्थमस जंक्शन। एंड देन आफ्टर आपका यहाँ से ये फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ तक अगर कुछ पहुंच रहा है तो दैट इज नोन एज द जाइगोट, ठीक है। इसके बाद फिर ये आएगा और यूट्रस में ये फिर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, करेक्ट इट इज। आ गई बात समझ में इतनी। यहाँ पर आ जाइए, अब इसकी वॉल को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में है 3 लेयर, एक हो गई पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अंदर की तरफ से देखते हैं। एंडोमेट्रियम जो होती है ये हाईली ग्लैंडुलर होती है। कैसी होती है ये, हाईली ग्लैंडुलर होती है, बहुत सारे सेक्रीशंस भी कर रही होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एंडोमेट्रियम इज हाईली ग्लैंडुलर लेयर।
मायोमेट्रियम जो होती है ये इसमें स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड जो आपकी पेरीमेट्रियम है दैट इज ऑफ सिरोसा। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड आई होप कि ये तो आपको पहले से समझ में आ गया होगा पिछले डायग्राम से कि ये रीजन हो गया आपका सर्विक्स, ये हो गई आपकी सर्वाइकल कैनाल, एंड दिस इज द वजाइना। ठीक, सर्विक्स एंड वजाइना दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. कितनी होती है, 10 to 12 centimeter होती है, and extends from the periphery of each ovary. ओवरी की तो पेरीफेरी से शुरू हो रही है, and to the uterus, और कहाँ तक जा रही है, यूट्रस तक। The part closer to the ovary is funnel shaped in fundibulum. ये पार्ट मैंने आपको बताया ना funnel shaped होता है, कैसा होता है, क्योंकि वहां से उसको ओवा को कैच अप करना होता है। ठीक, and the edges of the infundibulum possesses finger like projection, जिन्हें कहा जाता है फिम्ब्री, ये आपको बताया मैंने, which help in collection of the ovum after ovulation, जो कि बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले ओवा को कलेक्ट कर लेते हैं जैसे ही ओव्यूलेशन होता है। and the infundibulum leads to a wider region that is the ampulla. आगे बढ़े, part of the oviduct called ampulla। ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। यस, The last part of the oviduct क्या कहलाता है, isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus, यानी कि यूट्रस से जुड़ने वाला पार्ट कौन सा है, हमारा isthmus है, एंड इसका ल्यूमेन कैसा है, बहुत ही नैरो है। The uterus is single and it is also called the worm. यूट्रस का अनदर नेम मैं आपको बताया था ना, हिस्टेरा या फिर worm या फिर यूट्रस। The shape of the uterus is like a inverted pear shaped होता है। It is supported by the ligament attached to the pelvic wall. Pelvic wall से बहुत सारे attachments होते हैं, ligaments होते हैं जिनके थ्रू ये attach होता है और अपनी जगह पे fix होता है। The uterus open into the vagina through a narrow cervix, के थ्रू ये किसमें ओपन होता है, वजाइना में ओपन होता है। The cavity of the cervix is called the cervical canal, जो कैविटी थी उसकी, उसको क्या बताया था, cervical canal, which along with vagina forms the birth canal, जो वजाइना के साथ मिलकर के क्या बनाती है, birth canal बनाती है। Important it is, the wall of the uterus has 3 layer, हमने तीनों लेयर देख ली थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर, एंडोमेट्रियम एंड ये हो गई आपकी एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। ठीक, सबसे ज्यादा ग्लैंडुलर और मस्कुलर कौन सी, एंडोमेट्रियम ही है। ठीक है, The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits a strong contraction during the delivery of baby. ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है बेटा आपकी, ये आपकी शेड ऑफ हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस केस में तो वहां पे आकर के आपका ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा, वो ग्रो करने लगेगा। ठीक है, यानी कि वो बॉल तब स्ट्रांग होती जाएगी, भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा, राइट। बट यहाँ पे क्या है, अगर वो नहीं होता है तो ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड ऑफ हो जाएगी। ठीक, एंड देन आफ्टर आपकी जो मायोमेट्रियम, इसका काम क्या होता है, ये ड्यूरिंग द डिलीवरी यानी कि पार्ट्यूरेशन के प्रोसेस में जो स्ट्रॉन्ग मसल सेल्स मैंने आपको बताई थी ना मायोमेट्रियम में, तो वो इसीलिए होती हैं क्योंकि पार्ट्यूरेशन के प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ये मौजूद होती हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपके होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा एंड हाइमन एंड क्लिटोरिस। तीन पांचों मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको कि ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया के हैं सारे पार्ट। मॉन्स प्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यूज, पढ़ लिया हमने, एंड प्यूबिक हेयर भी इसी में प्रेजेंट होते हैं। लैबिया माइनोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, यानी वेजाइनल ओरिफिस को ये सराउंड करता है लैबिया माइनोरा। The labia minora are paired folds of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is oftenly covered with a membrane called the hymen. आपको बताया था अभी मैंने हाइमन के बारे में, हाइमन रप्चरिंग के बारे में भी बताया था। The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during coitus, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान। However, it can also be broken by a sudden fall, jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. तो ये अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रप्चर हो सकता है। In some women, hymen persist even after coitus. कुछ वुमेन्स में इस coitus के बाद भी hymen rupture नहीं होता है। In fact, the presence and absence of hymen is not reliable indicator of virginity and sexual experience. ये एक सामाजिक चीज आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है कि इसका वर्जिनिटी से लेना देना कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
चलिए अभी मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम समझते हैं अच्छे से। पहली चीज तो बेटा ये होती है मॉडिफाइड स्वेट और सुडोरिफेरस ग्लैंड, इन्हीं को ही सुडोरिफेरस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये मॉडिफाइड होती हैं एंड इन द केस ऑफ फीमेल इट इज प्रेजेंट, ऑल मैमल्स में प्रेजेंट होती है, सब में प्रेजेंट होती है। एंड फीमेल के केस में ये मिल्क प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन आउट के लिए प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका जो है ये वाला पोर्शन जो एरियोला वाला रीजन होता है दैट इज द डार्क पिगमेंटेड रीजन होता है। ये जो निपल वाला रीजन है दैट इज द रीजन फ्रॉम वेयर द मिल्क कम्स आउट, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया ये आपकी लैक्टिफेरस डक्ट हो गई, ये हो गया एम्पुलरी रीजन, एम्पुला हो गया, एंड मेमोरी डक्ट हो गई ये, एंड मेमोरी एल्वियोलस, एंड दिस इज द मेमोरी लोब। एंड ये जो है आपका फैट साइज जो है ये इससे आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है फैट काफी अमाउंट में। ये हो गई आपकी रिब्स जो होती है 12 पेयर्स, एंड ये हो गई मसल्स जो कि आपकी रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, एंड दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल। अच्छा अब यहाँ पे फंक्शन कैसे होता है इसका एक मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया, इससे समझ लो आप लोग। एल्वियोलाई जो होता है बेटा यहाँ पे आपका सेक्रेशन भी होता है एंड स्टोरेज भी होते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर उसके बाद में ये आता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से आता है आपका मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी डक्ट से आता है आपका मेमोरी एम्पुला में, फिर उसके बाद में लैक्टिफेरस डक्ट से देन आफ्टर कम्स आउट, ठीक। यहाँ पे दो हार्मोन मेनली फंक्शन करते हैं, एक होता है प्रोलैक्टिन, ये आपका काम करता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क, एंड जो दूसरा ऑक्सीटोसिन है ये वर्क करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। और कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड प्रोलैक्टिन आपका सिंथेसिस ऑफ मिल्क इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड ये प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी कि कहाँ से कहाँ आता है, एल्वियोलाई में आपका सेक्रेशन भी होता है, स्टोरेज, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नीट में नहीं आएगा। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं फटाफट। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, हर एक मैमल के अंदर ये प्रेजेंट होती है, हर किसी में फंक्शनल, फीमेल में आपके पास में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। The memory glands are paired structure, breast भी जिन्हें कहा जाता है, that contain glandular tissue and variable amount of fat, हर किसी में फैट का अमाउंट जो है वो वेरिएट करता है। The glandular tissue of each breast is divided into the 15 to 20 memory lobes, किसमें डिवाइड होते हैं 15 से 20 इसमें memory lobes प्रेजेंट होते हैं, containing clusters of cell called the alveoli, ठीक। The cells of the alveoli secrete milk which is stored in the cavities, यानी कि उसकी cavities जो होती हैं alveoli की उसमें ही ये स्टोर हो जाता है, सिंथेसिस भी करता है और उसमें ही स्टोर भी होता है। The alveoli open into the memory tubules, बताया था अभी। The tubules of each lobe join to form the memory duct बनाती हैं, and several memory ducts join to form a wider memory ampulla बनाती हैं, and which is connected to the लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि जाके आगे चल करके क्या होती है लैक्टिफेरस डक्ट से सक्ड आउट कर दी जाती हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों ही चीजें हमने पढ़ ली। अब आते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। इस कॉम्प्लिकेटेड से जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं एक सिंपल से फ्लो चार्ट से आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी बना दूंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से, स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया बेटा कैसी है हमारी 2n है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं स्पर्मेटोगोनिया, इसको बना लीजिए बुक में ही ताकि आपको याद रहे। फिर यहाँ पे हुई क्या माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस होने के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये तो हो गया, ये तो क्या हो गया रिजर्व में चला गया। एंड ये जो है हमारा इसमें क्या हुई ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में ये क्या बन गया बड़े साइज का हो गया ग्रोथ होने के बाद में, एंड ये बन गया हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज ऑल्सो 2n, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी इसके हॉर्मोन्स का भी समझाऊंगी कि ये कैसे हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे होगी मियोसिस फर्स्ट, ठीक। इसके बाद में बनेंगे हमारे क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक। यानी कि इनका क्या होगा क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स एंड 44 प्लस वाई, ठीक। यहाँ पे क्या केस था 44 प्लस एक्स वाई, करेक्ट। फिर इसके बाद में क्या होगी, यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, एंड यहाँ पे ये बन गए हमारे स्पर्मेटिड्स, हैप्लॉइड, क्या बन गए ये स्पर्मेटिड्स। लेकिन अभी भी ये आपके बिल्कुल उसकी तरह नहीं दिख रहे हैं स्पर्म्स की तरह। तो इसके बाद में क्या होगी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें स्पर्मियोजेनेसिस होगी, एंड देन आफ्टर ये आपके कुछ कुछ स्पर्म की तरह स्ट्रक्चर इस तरह से
इनिशियल जो स्पर्म स्ट्रक्चर होता है वो बन जाएगा। और उसके बाद में ये क्या करेंगे, ये सर्टोली सेल्स अगर ये हैं और ये आपके जो है बनते हैं, इनको कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ। अभी देखना जब आप उसको रीड करोगे ना तो आपको समझना कितना इजी हो जाएगा। स्पर्मेटोजोआ जो है वो आपके सर्टोली सेल में कुछ इस तरह से अपना सर धंसा करके रखते हैं और वहां से ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ये फ्लो चार्ट छोटा सा। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस हुई, फिर उसके बाद में हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ के बाद में बना, फिर डिवीजन हुआ आपका मियोसिस फर्स्ट हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर उसके बाद मियोसिस 2 हुई, स्पर्मेटिड्स बने, फिर उसके बाद में इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि आपका स्पर्मेटोजोआ बन गया। करेक्ट, यहाँ पे आप पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक, फिर अभी मैं आपको उसके हार्मोन का भी बताऊंगी कि कैसे फंक्शन हुआ। The primary sex organ, the testis in the males and the ovaries in the females produce gametes, ठीक है, sperm बनाता है और ये क्या बनाता है, ova, respectively, by the process called the gametogenesis, और इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, gametogenesis। अब देखते हैं टेस्टिस में। In testis, the immature male germ cell, जिसे क्या कहा गया है, स्पर्मेटोगोनिया, ये लिखा है यहाँ पर, produce sperms by the process spermatogenesis। पूरी प्रोसेस को क्या कहा गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट बिगिंस एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। कब शुरू होती है, प्यूबर्टी के बाद, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है आफ्टर प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि सिंगुलर इसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। मल्टीप्लाई करती है माइटोसिस से और अपना नंबर क्या करती है, इंक्रीज कर लेती है। Each spermatogonia is diploid and contains 46 क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉयड होती है और उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 44 प्लस XY मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। Some of the spermatogonia called the primary spermatocyte periodically undergo the meiosis। अब इनमें से कुछ जो है जिनमें ग्रोथ हो गई वो हो गए आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि periodically यानी कि टाइम से आपके मियोसिस फर्स्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, रिडक्शनल डिवीजन होता है, हैप्लॉइड बन जाएंगे, फिर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हुआ था आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट और ये बन गए थे आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है यहाँ तक, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच, जहां पे आपके 44 प्लस एक्स, दूसरे में हो गए 44 प्लस वाई, विच the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division and produce 4 equal haploid spermatids। उसके बाद इन्होंने क्या बना दिए, ये 4 haploid spermatids बना दिए। What would be the number of chromosome in the spermatids, ये आपसे पूछ रहा है। The spermatids are transformed into spermatozoa sperms by the process called spermiogenesis। अभी ये स्पर्म जैसे नहीं लग रहे ना, इनमें स्पर्मियोजेनेसिस होगी और उसके बाद ये कुछ इस तरह से स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे जो कि इनिशियल स्पर्म का स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देंगे। After spermiogenesis, sperm heads embedded into the Sertoli cells। Important, this whole paragraph is even very important। ठीक, उसके बाद बताया था ना आपको सर्टोली सेल है, उसमें ये अपना सर इस तरह से घुसा के रखेंगे और न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। ठीक, released from the seminiferous tubules and the process called the spermiation। ठीक है, यहाँ पे लाइन क्या रह गई हमारी, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the, फिर क्या होंगे, फाइनली रिलीज कर दिए जाएंगे seminiferous tubule से, एंड ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी स्पर्मिएशन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर रही हूँ और साथ ही साथ में बताती हूँ कि हार्मोन कैसे इसको कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को। मेन यहाँ पे क्या होगा, जिस टाइम पे हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी बेटा, तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से आ रहा है, आपका हाइपोथैलेमस से आ रहा है। ये एक्ट करेगा जाकर के पिट्यूटरी पे। ठीक, अब ये पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो वहां से रिलीज होंगे 2 हार्मोन, एक होगा LH और दूसरा होगा FSH। ठीक, LH जो है आपका एक्ट करेगा जाकर के लेडिक सेल्स पे। ठीक है, लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा तो लेडिक सेल्स क्या सेक्रीट करेंगी, हमारी एंड्रोजन, और एंड्रोजन में क्या सेक्रीट करेंगी, टेस्टोस्टेरोन। उसका लेवल क्या करेगी, हाई कर देगी, टेस्टोस्टेरोन, जो कि हेल्प आउट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक, इसको याद करने का तरीका है L², बिल्कुल सिंपल है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है आपका वो एक्ट करेगा लेडिक सेल पे, इंटरस्टिशियल सेल्स भी जिन्हें कहते हैं, एंड फिर वो आपके ये हार्मोन को रिलीज करेगी। इसके बाद ये आपका FSH जो है, FSH एक्ट करता है आपकी सर्टोली सेल्स पे, दैट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स, एंड फिर ये आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, अब ये जो है ना,
ये आपका निगेटिव फीडबैक भी देता है। निगेटिव फीडबैक कैसे देगा, जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये LH पे निगेटिव फीडबैक भेजेगा। यानी कि जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल बनते बनते ज्यादा होने लगा तो ये LH पे निगेटिव फीडबैक भेजेगा, तो वहां पे इसका सेक्रेशन कम हो जाएगा, फिर यहां से ये बनना भी कम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से FSH भी जो है वो भी निगेटिव फीडबैक देता है। करेक्ट, समझ में आ गया, ये इसको भी देगा और FSH को भी देगा, और FSH भी निगेटिव फीडबैक देता है उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि प्रोसेस को कंट्रोल्ड फॉर्म में करना है, अनलिमिटेड फॉर्म में नहीं करना है, कंट्रोल्ड वे में इसको कंडक्ट करना है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको भी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो वही पैराग्राफ दिया हुआ है जो भी मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, फिर से बना दूंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक है, GnRH आपका बढ़ रहा है। एंड दिस इफ यू रिकॉल इन हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहां से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर उसके बाद में द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पे एक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है। वापस से बना लो जिसने नहीं लिखा हो। एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स, एक हो गया LH, दूसरा हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और किसको बना रहा है, एक हो गया LH, दूसरा हो गया आपका FSH। ठीक है, LH एक्ट्स एट द लेडिक सेल्स, किस पे एक्ट करेगा, ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। एंड सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन का क्या करेगा, सेक्रीशन करेगा। एंड्रोजन में भी मैंने आपको बताया था किसका करेगा, टेस्टोस्टेरोन का करेगा। लिख लो वापस से जिसका छूट गया हो। एंड देन आफ्टर क्या कह रहा है, एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि आगे चल के क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा और उसको सपोर्ट करेगा। और दूसरा जो आपका FSH है वो आपका जाकर के एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स में। ठीक है, जो कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे उनको ये सेक्रीट करेगी। सेक्रीट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था ना, LH यानी इसको याद करो L² से, इसको याद कर लो S³ से, याद रहेगा। एक हो गया FSH में हो गया एक S, ठीक है, दूसरा हो गया सर्टोली सेल्स का, और उसके बाद ये किस में काम कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी कि S³ से याद रखिए और L² एंड S³ आपको तीनों चीजें आराम से याद रहेंगी। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। सर्टोली सेल का बचा वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके आगे कह रहा है सर्टोली सेल सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद में जब आपके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ये फैक्टर्स हेल्प करेंगे। ठीक, इस तरह से पूरी प्रोसेस हो जाएगी। अब इसके बाद में आ जाता है किसका स्ट्रक्चर, स्पर्म का। तो चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में ये थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें इजी हो जाएगा समझना, उसको फटाफट समझ लेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम देखते हैं। सो ये हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये रीजन जो है पूरा आपका क्या कहलाता है, हेड वाला रीजन है, और इसमें सबसे आउटर लेयर जो प्रेजेंट है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम बेसिकली क्या है, ये मॉडिफाइड गोल्जी होता है जो बहुत सारे एंजाइम्स लिए होता है जो कि आपके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, यहाँ गोल्जी क्यों लिखा है, आपको याद है, अगर आप लोगों ने 11th में सही से सेल बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें आपको पता है ना, गोल्जी बॉडी में सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन अच्छी तरह से होकर के आता है, फोल्डिंग प्रॉपरली होती है। ठीक, समझ गए। फिर उसके बाद में है ये न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटेरियल हो गया, ये रीजन हो गया आपका नेक वाला, ये रीजन हो गया मिडिल पीस। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा स्विमिंग करनी होती है इसलिए यहाँ पर एनर्जी चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द टेल रीजन। अच्छा, नॉर्मल जो एक हष्ट पुष्ट मेल यानी कि एक पूरा हेल्दी मेल अगर है तो वो आपका एक बार के इजैकुलेशन में करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो रिलीज करता है इन वन इजैकुलेशन। बट अगर ये नंबर घट करके 80 मिलियन हो जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिक। ठीक, यानी कि ओल्ड एज में ये कंडीशन आ सकती है। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से भी हो जाता है। एंड 20 मिलियन के अगर ये कंडीशन पहुंच जाती है तो इसको कहा जाता है एज़ोस्पर्मिक कंडीशन। ये याद रखना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके भी हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पैराग्राफ में। बाकी स्ट्रक्चर जिसने नहीं नोट किया वो जल्दी से नोट कर लो ताकि आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं।
लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हमने देख लिया पहले ही, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म को क्या करती है, कवर करके रखती है। एंड द स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम। The acrosome is filled with the enzymes that help in fertilization of the ovum। क्योंकि हेड रीजन होता है ना, वही तो जाकर के सबसे पहले होगा, तो लेयर्स को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो कहाँ से आएंगे, वो यहीं से आएंगे। The middle piece possesses numerous mitochondria, उसमें प्रेजेंट होते हैं, which produces energy for the movement of tail। क्या करते हैं, टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एक ह्यूमन मेल, हेल्दी मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी का केस मैं बता रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मेल की बात कर रही हूँ, एक हेल्दी नॉर्मल मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इन वन एजैकुलेशन ड्यूरिंग द कोइटस रिलीज करता है। फॉर मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी। अब इस चीज को समझते हैं, कैसे समझते हैं, अगर सपोज दैट मैं आपको नंबर दे रही हूँ 1000 आपके पास में टोटल रिलीज हो रहे हैं, जिसमें से आपके जो 60% है, 60% यानी कि कितने हो गए आपके 600 स्पर्म्स जो हो गए वो आपके कैसे होंगे, 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ये क्या है, इनका 600 स्पर्म्स का नॉर्मल शेप है एंड साइज है, ठीक है। अब इस 600 का जो है आपके 40% निकाला जाएगा। बच्चे किससे निकाल रहे हैं, इस पूरे से निकाल रहे हैं, ठीक, इससे नहीं। आपके इस 1000 में से टोटल मैंने नंबर लिया है 1000, आप 100 ले लो, 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो, ठीक है। तो 1000 के 60% हो गए आपके 600 स्पर्म्स जो आपके नॉर्मल साइज एंड शेप के थे। अब उन 600 में से 40% जो है आपके, यानी कि आपका 600 में से जो 40% स्पर्म है आपका, इसका निकालेंगे तो आपके 240 स्पर्म्स यानी कि आ रहे हैं, जो आपके क्या शो कर रहे हैं, मस्ट शो द वाइग्रस मोटिलिटी, जो कि वाइग्रस मोटिलिटी को शो करेंगे। समझ में आ गया ना ये कैलकुलेशन क्या कहना चाह रहे हैं। एनसीईआरटी बड़ी ही चालाक किताब है, एक छोटी सी लाइन में बड़े ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को एक्सप्लेन कर देती है, और इसीलिए जरूरी होती है आपके लिए इस तरह की हाईलाइट सीरीज, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताते हैं। तो आपका यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। जनरली बच्चे इसका ही सीधे 40% निकालने लगते हैं और 60% उधर अलग कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। जो 60% था उसका ही 40% है, यानी कि 240 स्पर्म अगर 1000 टोटल है तो 240 ही ऐसे होंगे जो वाइग्रस मोटिलिटी जाकर के शो करेंगे, और वही पहुंच पाएंगे वहां तक, ओवा तक, और उनमें से ही एक जो है वो उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। आ गई बात समझ में। चलो अब इसको पढ़ते हैं। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। डायग्राम याद है ना जो मैंने आपको बताया, छूट गया हो तो वापस से देख लो। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of sperm। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें ही भाई आपके lubricating agents प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि उनकी मोटिलिटी यानी कि एनर्जी के लिए जरूरी होता है, अदरवाइज वो नहीं चल पाएंगे। The seminal plasma along with the sperms constitute the semen। जो seminal plasma plus sperms इसको कहा जाता है semen, ठीक है। The functions of male accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones, that is the androgens। अब इनके जो इतने भी आपके फंक्शन है, ठीक है, उनको मेंटेन कौन करता है, आपके एंड्रोजन, जो आपके मेल हार्मोन्स है, ठीक। The process of formation of मैच्योर फीमेल, अब आ जाते हैं किस पे, oogenesis पे आ जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द oogenesis। क्या कहा जाता है इसको, oogenesis। अच्छा, इसको याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि oogenesis जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। जिस टाइम पे गर्ल चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है उस टाइम पे ही ये स्टार्ट हो जाती है। पहले मैं जो oogenesis की आपकी प्रोसेस है ना, मैंने उसको एक छोटे से फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे आप उस पैराग्राफ को जो पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बिल्कुल भी इजी हो जाएगा उसको याद रखना, ठीक। तो पहले मैं इस फ्लो चार्ट को समझा देती हूँ, फिर ये वाला पैराग्राफ के पहले वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो आपको मैं मेंशन कर देती हूँ। देखो जितनी जगह आपको एनसीईआरटी में दी हुई है ना, मैंने उतने में ही मेंशन किया है, तो आप लोग भी उसको वैसे ही लिख सकते हो। तो oogenesis की प्रोसेस देखो बेटा कब स्टार्ट होती है, आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है इन द केस ऑफ फीमेल। अब यहाँ पे क्या होगा, oogenesis में सबसे पहले आपके क्या होगी, उसमें माइटोसिस स्टार्ट होगी। माइटोसिस होने पर ये बहुत सारे उगोनिया बना लेगा, 2n 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 2n, बहुत सारे नंबर ऑफ उगोनियाज हमारे बन जाएंगे,
ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये एक में ग्रोथ होगी और वो बनाएगा हमारा क्या, प्राइमरी oocyte। उनमें से एक जो है वो बर्थ के टाइम पर अरेस्ट हो जाएगा डिप्लोटीन स्टेज, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटीन स्टेज है, एट द टाइम ऑफ बर्थ इट गेट अरेस्टेड इन दिस, उसमें क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो चाइल्डहुड फेज है वो पूरा एज इट इज निकल जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, वो वैसे ही अरेस्ट रहेगा, मजे में निकलेगा। देन आफ्टर जब आपकी प्यूबर्टी आएगी तो फिर वही तीन हार्मोन GnRH, LH और FSH, ये तीनों हार्मोन जो है वापस से अपना आएंगे काम करने के लिए। तो यहाँ पर जब जैसे ये हार्मोन प्यूबर्टी स्टेज में GnRH आएगा हाइपोथैलेमस से, फिर LH और FSH रिलीज होकर के आएंगे, तो ये कंप्लीट कराएंगे उस प्राइमरी oocyte जो आपका अरेस्ट था प्रोफेज 1 में, उसके मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कराएंगे। वो कंप्लीट होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। सेकेंडरी oocyte के बाद में फिर हमारी मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी और फिर जाकर के ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड में। और ये सेकेंड जो है आपकी वो तब कंप्लीट होगी जिस टाइम पे स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो वहां पर उसको एक्टिवेट करेगा, तब वो एनर्जाइज होकर के तब यहाँ पर आपकी मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक, तब वहां पे oocyte का फॉर्मेशन होगा। करेक्ट इट इज, जो कि अभी हम आगे फर्टिलाइजेशन में देखने वाले हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि पूरे पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द oogenesis। क्या होता है, oogenesis, विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो शुरू हो रही थी प्यूबर्टी के बाद, ये हो जा रही है पहले ही। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell यानी कि oogonia are formed within each fetal ovary। हर एक ओवरी में उसी टाइम पे millions of बन जाएंगे। No more oogonia are formed and added after birth। उसके बाद में कोई भी बर्थ के बाद में ना तो ऐड होगा ना ही कोई और बनेगा। These cells start division and enter into the prophase first of the meiotic division। prophase first की कौन सी स्टेज मैंने बताई थी आपको, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। ठीक, एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। और वो क्या होंगे, प्राइमरी oocyte होंगे। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई अ लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। अभी इसको भी मैं समझाऊंगी आपको अलग से। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी। इनमें से बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स होंगे जो कि आपके डिजेनरेट हो जाएंगे बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक आने में। Therefore, a puberty only have 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। कितने बचेंगे, 60,000 से, मतलब लाखों से शुरू होकर के हजारों में आ गए, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे हर एक ओवरी में। इन ईच ओवरी, ध्यान रखना ईच ओवरी कह रहा है। The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cell and a new theca and called the secondary follicles। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आगे वो भी समझाती हूँ। फिर क्या कह रहा है, the secondary follicle soon transform into the tertiary follicle। secondary follicle आपका किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, tertiary follicle में हो जाएगा, which is characterized by a fluid called the cavity called antrum। जिसकी कैविटी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कैविटी होती है, and that is known as the antrum। ठीक, ये लिखा है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका में एंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना में हो जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और इसी टाइम पे क्या होगा, आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। It is unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte। और यहीं से क्या बनेगा, हमारा large secondary oocyte बनेगा एंड एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो रिलीज होगी। यहीं पे ही फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगी। इसका भी एक फ्लो चार्ट मैं आपको दे रही हूँ। अब चलो इसको फॉलिकुलोजेनेसिस को देख लेते हैं। सो फॉलिकुलोजेनेसिस यानी कि ओवा एंड सपोर्टिंग सेल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें वन लार्ज लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा होती है एंड दैट इज द 60 to 80,000 ईच ओवरी। मैंने मेंशन कर दिया है पर ओवरी। ठीक, फिर उसके बाद में सेकेंडरी जो है थीका लेयर होती है आपकी एंड इट इज हैविंग द मैनी लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा। फिर उसके बाद में देखो लिखा है ना कि फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शरी फॉलिकल। किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसमें होती है आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज द एंट्रम। यही मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक, और यहीं पे आपका मियोटिक फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर ही आपकी जो लेयर्स हैं वो भी डिफरेंशिएट हो जाएंगी, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना।
फिर उसके बाद में टर्शरी फॉलिकल, अभी आगे पैराग्राफ दिखाऊंगी, टर्शरी फॉलिकल आपका फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। एंड ग्राफियन फॉलिकल में जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेगा एंड दैट लेयर इज नोन एज द जोना पेल्यूसिडा। क्या कहा जाता है उसको, जोना पेल्यूसिडा। एंड इसके बाद में ये फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो आपका रिलीज हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा ओव्यूलेशन, ठीक है। एंड ये आपका 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, करेक्ट इट इज। तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी है, इसको अभी हम आगे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, इसको जो भी बताया वही लिखा हुआ है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, क्या एडवांटेज है इसका, सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, आपका जो इंपॉर्टेंट शुरू होता है वो होता है यहाँ से, द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल दैट इज अ ग्राफियन फॉलिकल। फिर इसमें क्या है, आपका सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना लेगा, नई मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। एंड ये ए सेल्यूलर लेयर होती है, ए सेल्यूलर लेयर, ठीक है। एंड द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, यानी कि ओवम को रिलीज करता है और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है ओव्यूलेशन, करेक्ट, ठीक है। सो डिफरेंस आपको पता चल गया ना oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। डायग्राम में देख लो भाई, ये तो हो गई ब्लड वेसल्स, ये दिया हुआ है कुछ भी नहीं, ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल एंड देन आफ्टर ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी, जिसमें आपके ये जो दिखा रहा है ना कैविटी, दैट इज द एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो गई। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया और ये देखिए यहाँ से रप्चर होने के बाद में ये आपका ओवम यहाँ से रिलीज होता है और उसके बाद में जो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर बचता है ग्राफियन फॉलिकल का, दैट इज नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम, जो आगे चल करके प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस करेगा। क्या काम है उसका, अभी आगे भी देखते हैं। आगे बढ़े, ये चार्ट हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ भी ऐसा अब नहीं बचा है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली एंड oogenesis भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली। अब इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। हाँ, ये आती है अब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको समझना अच्छे से, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गई आपकी, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो एक साइकिल आपकी चल रही है कहाँ पे, ओवरी में चल रही है और दूसरी चल रही है आपकी यूट्रस में। तो सबसे पहले उसे मेंशन कर लो, ओवरी एंड यूट्रस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो आपको इनिशियली क्या दिख रहा है, कलर पेन का चेंज करते हैं, पर्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो FSH का लेवल आपको क्या दिख रहा है, हाई दिख रहा है ना। तो जिस टाइम पे FSH का लेवल हाई होता है, यहाँ पे देखो उस टाइम पे आपका क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, यहाँ पे ब्लीडिंग डेज चल रहे हैं उस टाइम पे, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल भी आप देखिए, आपका प्राइमरी से सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल एंड देन आफ्टर सेकेंडरी, फिर उसके बाद में टर्शरी फॉलिकल में आ जाएगा आपका एंड देन आफ्टर ये आपका मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है आपका, ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक। यहां से इसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा लेयर आ जाती है एंड देन आफ्टर ये आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। ये हो रहा है आपका, कब हो रहा है बेटा, ये हो रहा है 14th डे में हो रही है ये चीज, ठीक। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया जैसे जैसे आपका ये हो रहा है तो आपके ओवेरियन हार्मोन भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एंड ये हो गए आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो यहाँ पे देखो FSH का लेवल स्टार्टिंग में हाई था, फिर वो नीचे लो गया और उसके बाद 14th डे में उस पे बढ़ रहा है। LH का लेवल शुरुआत में कम था लेकिन धीरे धीरे जाकर के 14th डे में वो इंक्रीज हुआ और उसी वक्त ही आपका ये यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम जो है आपका वो रिलीज होता है। और आप यहाँ पे देखिए आपका ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है यानी ओव्यूलेशन के टाइम पर ही एंड इसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो अभी बिल्कुल डाउन चल रहा है एंड एंडोमेट्रियम जो है वो देखिए आपकी बननी शुरू हो गई। एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन में ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद में जैसे ही आपका ये रप्चर होकर के रिलीज हो जाएगा ओवम, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये आपका क्या बनाने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, वो यहाँ पर हाई है यानी कि ये इसको मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक। यानी कि आपके एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस में उसको मेंटेन करने में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक। फिर उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर अगर के ब्लास्टोसिस्ट आएगा वहां पे अटैच होगा तो ये लेवल जो होंगे वो मेंटेन रहेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो उस केस में क्या होगा, इनके लेवल फॉल ऑफ होंगे और यहाँ से वापस से आपकी जो है शेड ऑफ स्टार्ट हो जाएगा एंड आपकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से। और यहाँ पे देखो ये आपका रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये लेवल आपके जो हार्मोन के हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये मेंटेन तभी रहते हैं जब आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन हर बार एक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन के जो डेज कहे गए हैं दैट इज द 10th to 17th डे, ठीक है। ये होता है आपका मैक्सिमम। 14th डे में आपका क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, करेक्ट इट इज।
यहाँ पे जब LH का हाई पीक होती है सबसे ज्यादा ओव्यूलेशन के टाइम पे 14th डे पे, उसको कहा जाता है LH सर्ज। ठीक, तो ये थी कंप्लीट आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसकी थ्योरी को भी समझ लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आपकी पाई जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड दूसरे में पाई जाती है ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक, तो प्राइमेट्स हो गए, is called the menstrual cycle. The first menstruation begins at the puberty and is called the menarche. जो first menstruation cycle होती है उसको कहा जाता है menarche. And in human females menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days की cycle होती है normal एक healthy female में. And the cycle of events is starting from one menstruation till the next one is called the menstruation cycle. यानी कि first से लेकर के next पूरे 28-29 days तक जितने भी events पूरे उसमें होते हैं, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर साइकिल के मिडिल में, यानी कि आपके हर साइकिल के मिडिल में, यानी कि 14 to 15 डे में आपका क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, एक ओवम रिलीज होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9, हमने ऑलरेडी देख लिया। The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and the last for 3 to 5 days. कितने दिन का होता है menstrual flow? हमारा 3 to 5 days का होता है, वैरी करता है, हर एक पर्सन में अलग अलग वैरी करता है, तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ कंडीशन पे। The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus. यूट्रस की जो आपकी endometrial lining आपने देखी थी उसका ही shed off होता है। And its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina, और उसी से जो blood vessels है और जो pieces होते हैं वो आपके through the vagina बाहर आते हैं। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Important, अगर fertilization नहीं है तो ही आपका menstruation होता है। अच्छा, एक केस होता है बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, क्या कहा जाता है इसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है लेकिन आपका जो जाइगोट है वो वहां से आपका डिवाइड होते होते वो इम्प्लांट जो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में होता है वो वहां नहीं होता है, उसके अलावा वो जनरली फैलोपियन ट्यूब या किसी दूसरी जगह, जनरली फैलोपियन ट्यूब वगैरह में ही हो जाता है, तो यानी कि वहां पर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो अब यूट्रस में तो आया नहीं, वहां पे जो है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो एज इट इज कंटिन्यू रहती है। तो इस टाइप की प्रेगनेंसी को कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं रहती है, इसमें पता ही नहीं चल पाता है फीमेल को कुछ मंथ्स तक कि हाँ वो प्रेग्नेंट भी है। एंड देन आफ्टर जब आगे चल करके स्टमक में एक स्टार्ट होता है, देन वे चेकअप के लिए जाती है, तो एट दैट टाइम दे रियलाइज दैट दिस इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और उसमें फिर फीटस को रिमूव ही किया जाता है। ठीक, एंड दैट इज वेरी हजार्डस एक्चुअली। सो यहाँ पर इसका मतलब इससे है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट दैट इज द रेलिवेंट टॉपिक, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन अगर है तो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है वो, गुड न्यूज का। हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा। जो मैंने आपको बताया था ना कि हेल्दी अगर नहीं है, मेंटली फिजिकली हेल्दी, तो उसमें भी अप एंड डाउन डेज में होंगे। During this phase, the primary follicles in the ovary grows, primary follicle grow होता है और फिर जाता है fully mature graminphene follicle बनाता है लास्ट में, secondary tertiary के बाद में, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through the proliferation। ठीक है, उसमें proliferation होता है और वो बनने लगती है। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormone। पिट्यूटरी हार्मोन कौन से थे, LH and FSH, जिनको एक्टिवेट किसने किया था, GnRH ने। ठीक, और बाकी हमारे जो ओवेरियन थे वो थे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। The secretion of gonadotropin यानी LH and FSH increases gradually during the follicular phase। फॉलिकुलर फेज यानी फॉलिकुलोजेनेसिस जब हो रही होती है तो उस टाइम पे ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं। स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, और इन ग्रोइंग फॉलिकल्स से आपका एस्ट्रोजन के सेक्रीशन को भी प्रॉम्प्ट करते हैं या उसको बढ़ाते हैं या अफेक्ट करते हैं। द बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। इसी को कहा जाता है LH सर्ज। जब उनका हाईएस्ट लेवल होता है LH का 14th डे पे, जब ओव्यूलेशन होता है तो उसको कहा जाता है LH सर्ज पे, कई बार पूछा गया है। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द LH सर्ज आ गया। इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। वहां पे क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम होता है, इसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। अब ग्राफियन फॉलिकल से क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया,
ओवम निकल गया और फिर क्या होगा, आपकी जो नेक्स्ट फेज आ जाएगी दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा और उसे कॉर्पस ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। फिर वो क्या सेक्रीट करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करेगा विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एक बार रिवाइज करो इसको, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए कौन सा चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, उसको बनाने के लिए कौन सा चाहिए, दूसरा चाहिए था एस्ट्रोजन, एंड फर्टिलाइज्ड एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बाकी इवेंट्स भी नहीं होते हैं। दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडो, इन केस अगर नहीं हुई तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेट ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल, और उसके बाद क्या होगा, फिर एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स, ये एक एवरेज एज दी हुई है 50 ईयर्स जब ह्यूमन फीमेल में ये सीज हो जाती है। वेरी करती है ये भी, फीमेल टू फीमेल वेरी करती है एज, अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स दी हुई है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, अगर किसी को पर्टिकुलर प्रॉपर साइकिल चल रही है तो दैट मीन्स दैट इज अ नॉर्मल फीमेल एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। करेक्ट इट इज। आगे बढ़े, चलिए अब इसको देखते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। लेकिन इस पैराग्राफ को समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये छोटा सा फ्लो चार्ट बताती हूँ तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या था, हमारे ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया था जिसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा लेयर थी। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही स्पर्म आएगा तो स्पर्म आने से ये क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज जैसे ही होगा तो ये सेकेंडरी oocyte सबसे पहले कंप्लीट करेगा अपनी मियोसिस सेकंड को। मियोसिस सेकंड को कंप्लीट क्यों करेगा, क्योंकि ये किस में अरेस्ट था, हमारी मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट था ना, तो सबसे पहले ये मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेगा एंड उस टाइम पे फिर उसके बाद में हमारी जो सेकंड पोलर बॉडी है वो रिलीज हो जाएगी एंड हमारा फिर बनेगा क्या, एक तो स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे और एक हो गया इसका ओवम का, और दोनों ही एनएन कंडीशन यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट और इसको कहा जाता है ऊटेड, यानी कि ऊटेड कैसा है आपका, हैप्लॉइड ही है, अभी भी वहां पे सिनगैमी नहीं हुई है, फ्यूजन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में सिनगैमी होगी, सिनगैमी होने के बाद में ये बना देगा हमारा डिप्लॉइड जाइगोट। अब यही कहानी यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। During copulation, semen is released by the penis into the vagina. That is called as insemination कहते हैं जब वो रिलीज किया जाता है। The motile sperm swims rapidly, pass through the cervix से होते हुए enter the uterus में enter करता है and finally reach the ampullary region of the fallopian tube के ampullary region में पहुंचता है जहां पर क्या होगा, fertilization. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region. देखो टाइमिंग सेम होनी चाहिए, तो अगर टाइमिंग सेम नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, कभी स्पर्म आ रहा है और कभी ओवम आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हर एक कॉपुलेशन यानी हर एक कोइटस आपका प्रेगनेंसी को रिजल्ट नहीं करता है, उसके लिए लिमिटेड ड्यूरेशन है, दैट इज अ 10 to 17th day. Takes place, fertilization can only occur in the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. Simultaneously आने चाहिए तभी कुछ बात बनेगी. This is the reason why not all copulations leads to the fertilization and pregnancy. ठीक, अब हो क्या रहा है, the process of fusion of a sperm with an ovum is called the fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer, the ovum, and induces changes in the membrane that block the entry of the additional sperms. जैसे ही zona pellucida में आता है वो उसकी membrane में changes कर देता है जो कि बाकी के sperms के entry को क्या कर देता है, फिर block कि भाई एक आ चुका है अब और नहीं चाहिए. Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome helps the sperm enter the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. जो आपको बताया था ना उसमें बहुत सारे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम्स का काम यही है कि वो उसको अंदर एंटर करने में हेल्प करे उसके साइटोप्लाज्म में. आगे बढ़ते हैं. This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte का सेकेंड मियोटिक पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन अनइक्वल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है एंड हैप्लॉइड ओवम यानी कि ऊटेड बनता है. ये बताया था ना हैप्लॉइड, ठीक है, दिस इज द ऊटेड. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together and form a diploid zygote. ये क्या होती है, सिनगैमी होती है. अभी मैंने आपको दिखाया था फ्लो चार्ट में.
ये फिर पूछ रहा है आपसे, वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड बाय द स्टेज इटसेल्फ, लेट अस सी हाउ। अगर भाई ये तो आप सभी को पता होगा ना, XY है एंड XX है, तो ये आपका मेल एंड फीमेल, जो आपका बेसिकली सेक्स जो डिसाइड हो रहा है वो आपका मेल ही डिसाइड करता है चाइल्ड का सेक्स। Therefore, all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome, whereas the male gametes, sperms and the sex chromosome could be either X और Y। भाई फीमेल तो सारे X ही आएंगे ना, मेल में उसके पास में Y आ रहा है या उसके पास में X आ रहा है, तो वो डिसाइड करेगा कि बनने वाला बच्चा भाई आपका फीमेल है, अगर Y आ रहा है तो वो आपका मेल है। ठीक है, जनरल सी बात है, सिंपल सी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में है आपका, after fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending on either carrying XY fertilize the ovum। ठीक है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर इसके बाद है, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड द क्लीवेज। अब इसके बाद क्या होगा, अब असली काम तब शुरू हो रहा है ना। अब उसमें क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा जाइगोट में, ठीक, और वो मूव करता जाएगा, ऐसा नहीं कि डिवीजन एक ही जगह पे हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, रोल आउट भी करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 सेल स्टेज आ गई, 4 आ गई, 8 आ गई, 16 आ गई, डॉटर सेल एंड द ब्लास्टोमियर्स बन गए। द एम्ब्रियो विद, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल्ड स्टेज, ये जाकर के काम करेगा इम्प्लांटेशन के लिए। तो चलो इसको देखते हैं। ठीक, ये था हमारा क्या, सेकेंडरी oocyte। ठीक, इसके बाद ये आया, यहाँ पे आपका मियोसिस कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये देखो, ये आपका बन गया ऊटेड, फिर 2 सेल मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, सिनगैमी हो गई, और यहाँ से ऊटेड से फिर ये सिनगैमी के बाद में जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद में आई हमारी ये 2 सेल्ड स्टेज, ये हो गई 4 सेल्ड, ये हो गई 8, और फिर उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है 8 to 16 सेल्ड स्टेज में आकर के यहाँ पे देखो इम्प्लांट हो रहा है। ये सिंपल सा था। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लास्टोसिस्ट। ये सिर्फ ब्लास्टुला वाला जो स्टेज है वो आपके ह्यूमंस में ही पाया जाता है। पढ़ लीजिए इसको कि ये क्या कहना चाह रहा है। ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड द मोरुला। The morula continues divide and transform into the blastocyst में ट्रांसफॉर्म हो जाता है as it moves further into the uterus, जो जाकर के further uterus में मूव कर जाता है। The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called the trophoblast and an inner group of cell attached to the trophoblast cells are the inner cell mass कहते हैं उसको, जो अंदर सेल्स उससे अटैच होती है उसको कहा जाता है inner cell mass। The trophoblast layer then gets attached to the endometrium से अटैच हो जाती है trophoblast layer and inner cell mass gets differentiated as the embryo, जो आगे चल करके एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होने लगता है। After attachment the uterine cell wall divide rapidly and covers the blastocyst, और क्या करती है, रैपिडली डिवाइड होती है और उसको कवर कर लेती है। As a result, the blastocysts become embedded in the endometrium of the uterus, जो क्या इससे क्या होता है, जब कवर कर लेगी तो क्या होगा, पूरी तरह से वो उसमें embedded हो जाएगा, धस जाएगा। This is called implantation and it leads to the pregnancy। इसको ही कहा जाता है implantation, जो आगे चल करके यानी कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है कि हाँ भाई प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लास्ट में थोड़ा सा बचा है। अब आता है आपका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा इसमें डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, उसको किससे कवर कर लेते हैं, कोरियोनिक विलाई से, जो कि सराउंडेड होता है यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से। द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू दोनों इंटरडिजिटेटेड कुछ इस तरह से होते हैं, एक दूसरे में धस जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं गैप में। ठीक, other and jointly form a structural functional unit between the developing embryo fetus and maternal body called the placenta बनाते हैं। फिर उसके बाद placenta facilitate the supply of oxygen करता है and nutrients to the embryo and साथ ही साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड और excretory waste material जो होता है उसको भी वापस लेता है। The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord से वो connect होता है fetus से, which helps in the transportation of the substance and form the embryo from the embryo. Placenta also act as an endocrine tissue and produces several hormones like HCG. ठीक है, HCG, human placental lactogen, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों के लिए जरूरी होते हैं। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय द ओवरी। एक लास्ट में हार्मोन आपका रिलीज होता है ओवरी से, दैट इज द रिलैक्सिन, जो कि पार्ट्यूरेशन में आपके हेल्प करता है। द ओवरी, लेट अस रिमेंबर, द HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तीन हार्मोन जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं।
In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogen, progesterogens, cortisol, prolactin, thyroxine etc. are increased several fold in the maternal blood. और ये जो हार्मोन है आपके, ये आपके कई गुना बढ़ जाते हैं नॉर्मल के कंपैरेटिवली in the case of pregnancy. Increased production of these hormones is essential for the supporting the fetal growth. अब ये क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं वो आपके फीटल ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे होते हैं. मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट हो जाता है. बाकी डायग्राम में आपको कुछ भी खास नहीं है, सिंपल सा है. इनर सेल मास आपका डिफरेंशिएट होने लगता है एक्टोडर्म में, और इनर लेयर होती है एंडोडर्म, और बीच में एक लेयर आ जाती है मेसोडर्म. ठीक है, दीज 3 लेयर गिव राइज टू द ऑल टिश्यूज, जो है वो सारे और टिश्यूज बनाते हैं. कहाँ से किसकी ओरिजिन होती है, जैसे हर्ट होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, तो किस लेयर से कौन सा ऑर्गन बन रहा है इस पर डिपेंड करता है. इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स, स्टेम सेल्स होती हैं कुछ, विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन. वहाँ पे डेफिनेटली स्टार्टिंग में जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, स्टेम सेल्स होंगी, तभी वो हर तरह का ऑर्गन बना पाएंगी. ठीक, फिर ये आपसे पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है. द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ की होती है. डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी कैट एंड डॉग, मैंने आपको बता दी. फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो इज हर्ट फॉर्म. पहले मंथ में क्या मिल जाएगा आपको, हर्ट मिल जाएगा. यहीं से पता चलता है कि भाई फिटस बन गया है. सेकेंड मंथ में आपके फिटस डेवलप, लिम्फ और डिजिट्स डेवलप होने लगेंगे. फिर उसके बाद में 12 वीक में आपको मोस्टली ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे. 12 वीक्स में ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा. एंड देन आफ्टर फर्स्ट मूवमेंट आपको पता चल जाएगा 24 वीक्स, यानी कि 4th एंड 5th मंथ में आपके पास में वो आ जाएगा, फर्स्ट मूवमेंट रियलाइज हो जाएगा. और 24 वीक्स में आपको हेड के यूजुअली हेयर्स जो होंगे वो आपको 5th मंथ में दिखने लगेंगे. एंड 24 वीक में आपको आईलिड्स आपके दिखने लगेंगे, फाइन हेयर्स बॉडी के भी दिखने लगेंगे, आईलैशेस आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें बन जाएगी. और इसके बाद में 9 महीने में पूरी तरह से चाइल्ड बन जाएगा और पार्ट्यूरेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा. ये बचा है हमारा लास्ट टॉपिक, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी कितनी होती है भाई, 9 मंथ होती है, शुरू से ही पढ़ रहे हैं. विच इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड, जिसको क्या कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है. वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज द एक्सपल्जन और द डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिसको कहा जाता है पार्ट्यूरेशन. क्या कहते हैं उसको, पार्ट्यूरेशन कहते हैं. पार्ट्यूरेशन के बाद में इंड्यूस्ड बाई अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है पार्ट्यूरेशन. द सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस से ओरिजिनेट किए होते हैं. एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, जो कि ट्रिगर करता है मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल पे एक्ट करता है. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं विच इन टर्न्स स्टिमुलेट फर्दर सेक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. एंड उसके बाद बर्थ कैनाल से आपका बेबी बाहर आ जाता है. अब इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट, ये तो पार्ट्यूरेशन मैंने बता दिया, इसके बाद में आता है आपका लैक्टेशन. और इसी पे हम आगे लास्ट पैराग्राफ में, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी चल रही होती है उसी के साथ साथ आपकी मेमरी ग्लैंड्स जो है वो भी डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देती हैं एंड प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड द लैक्टेशन. और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वो क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करने लगती हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन. ये हेल्प करती है न्यूबॉर्न की ग्रोथ के लिए. एंड जो फर्स्ट मिल्क आपका फ्यू डेज, इनिशियल फ्यू डेज में आपके मेनली 6 to 10 डेज जो आपका होता है, दैट इज नोन एज द कोलेस्ट्रम. ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए क्योंकि इट इज हैविंग पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज हैविंग पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. Several antibodies essential, absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of the infant growth recommendation by the doctor bringing up a healthy baby. इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है breastfeeding in the initial days of a child birth. ठीक है, जैसे बच्चे होने के बाद में न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि यहीं से उनको मिलती है पैसिव इम्यूनिटी बहुत सारी बीमारियों के लिए. ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट. नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो. एंड अगर आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया तो इसे लाइक कर लीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.